नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे आज के लेक्चर में। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने समझा किसके बारे में? केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया था। अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये आपको मैंने बताया था। बताइए क्या होता है? अभिक्रिया का वेग से मतलब है इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया के लिए उसके उत्पाद या क्रिया कारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्या मीनिंग है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक से? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग कब कम होगा और कब ज्यादा होगा, यानी अभिक्रिया का वेग कब कम होगा और कब ज्यादा होगा, वो हम पढ़ेंगे किसमें? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं अभिक्रिया के वेग को, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा भी और कम भी होगा। तो जानते हैं इन सब के बारे में आज के हमारे लेक्चर में। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? वेरी गुड, लगता है सब बड़े जोश से बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। और आज हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक करके सारे कारक पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा अभिकारक की प्रकृति पर, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अभिक्रिया के वेग की परिभाषा ही हमने यही बनाई है कि किस किस पर वो निर्भर कर रहा है। यानी कि हम उसमें ये पढ़ रहे हैं कि इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हमने अभिक्रिया का वेग कहा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अभिकारक से रिलेटेड अगर कोई भी परिवर्तन होगा, कुछ भी चेंजेशन आएगा, तो दैट मीन्स वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग भी प्रभावित होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आती है बात अभिकारक की प्रकृति पर। अब अभिकारक यानी कि मैंने आपको बताया जो भी क्रिया करते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या क्रिया कारक। ठीक है, मान लीजिए ए है, इसने बी के साथ क्रिया की और क्या बनाया? सी उत्पाद बनाया। ठीक है, तो ए और बी हमारे क्या है? ये है हमारे अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, ये है अभिकारक। और क्या बन रहा है? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्रियाकारक और उत्पाद। अब देखो, यह कह रहा है अभिकारक की प्रकृति पर। अभिकारक की प्रकृति पर कैसे? देखिए, पहले मैंने एक रिएक्शन लिखी, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। क्या रिएक्शन में लिख रही हूं यहाँ पे? NaCl रिएक्ट करेगा किसके साथ में? AgNO3 के साथ, AgNO3। ठीक है, क्या बना रहा है? रिएक्ट करके बना रहा है ये AgCl प्लस NaNO3। अब आप कहोगे मैम ये रिएक्शन जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि हम लेक्चर 1 में भी इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमने ली है, यानी हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें है। क्या जानकारी है? देखिए, NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है ना, यानी कि यहाँ पर Na प्लस में है, Cl माइनस में है। ठीक है, Ag प्लस में है, NO3 भी माइनस में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे भी हमारे पास Ag प्लस में, Cl माइनस में, Na प्लस में, NO3 माइनस में, वही है। चल, यानी कि यह कौन सी अभिक्रिया है? यह है आयनिक। कौन सी अभिक्रिया है? आयनिक अभिक्रिया, है ना, आयनिक अभिक्रिया। अब ये आयनिक अभिक्रिया है। ठीक है भैया, तो
इसका क्या प्रभाव होगा किस पर? अभिक्रिया के वेग को, यानी कि यह अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करेगा वो हम जानेंगे। ठीक है, कैसे? देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, दूसरा वाला क्या है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया किसका? N2 रिएक्ट करेगा 3H2 के साथ में, क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया की, NH3 की। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझने वाली बात है। क्या यहाँ पर Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है और AgNO3 Ag+ NO3- में। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहे हैं बच्चों? यहाँ पर बन रहे हैं आयंस। क्या बन रहे हैं? आयंस। और हमें पता है कि जहां पर आयंस बनेंगे यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि नहीं? जैसे ही Ag+ बनेगा तो ये तुरंत किसके पास जाएगा? Cl- के पास। ये किसके पास जाएगा? Cl- के पास, और AgCl बना लेगा। ठीक है, ठीक। NO3 Na+ कहाँ जाएगा? NO3- के पास। यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया है, ये जो आयनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को होने में बहुत ही कम समय लगेगा। यानी कि यह अभिक्रिया कैसी हो रही है? बहुत फास्ट, तेजी से हो रही है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कितना टाइम लग रहा है? 10⁻⁻⁶ सेकंड। यानी इतने कम समय के अंदर यह अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तेजी से होने वाली अभिक्रिया, तो वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जबकि हम बात करें N2+ 3H2 के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया रखा है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है? इसमें पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा क्या लगेगा? समय लगेगा, है ना? यानी कि पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसका मतलब जब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो इसकी अभिक्रिया का वेग इसकी तुलना में क्या होगा बच्चों? कम होगा, है ना? तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इसके लिए क्या होगा? कम होगा। ठीक है, एरो ऊपर जाता है तो ज्यादा, एरो नीचे जाता है तो कम। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग जो है वो कम होगा कंपैरेटिवली इसके। यह एक आयनिक अभिक्रिया है। जबकि यहाँ पर ये कौन से बंध बना रहा है? यहाँ पे ये है सहसंयोजी। क्या है? सहसंयोजी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आणविक। ठीक है, तो यहाँ पर सहसंयोजी बंध बना तो पहले बॉन्ड टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड या नए बंध बनेंगे। तो अगर हम तुलना करें यहाँ पर तो पहले वाली अभिक्रिया की तुलना में दूसरी वाली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग कम होगा और इसके लिए अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, क्योंकि बहुत तेजी से होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अभिकारक की प्रकृति, यह अभिकारक ही है जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? दीज आर द रिएक्टेंट्स है। तो अभिकारक जो है, ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ये अभिकारक जो है इनकी प्रकृति पर ही तो निर्भर कर रहा है कि अभिक्रिया का वेग कब कम हो रहा है और कब ज्यादा हो रहा है। भाई अगर यह आयनिक प्रकृति के हैं तो उस केस में अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। भाई आयंस बन गया, फटाफट प्लस माइनस बने, उसने दूसरे को अटैक किया और बॉन्डिंग कर ली। लेकिन जहां पर सहसंयोजी बंध बन रहे हैं तो उस केस में पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि आपने जो रिएक्टेंट लिए, जो अभिकारक लिए, उसकी प्रकृति कैसी है। वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन से
तरह के बॉन्ड बना रहा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो अभिकारक की जैसी प्रकृति होगी अभिक्रिया का वेग वैसे ही कम और ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये था कि अभिकारक की प्रकृति पर किस तरह से अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। आगे समझ में बात। चलिए अगला शुरू करें। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है अभिकारक की भौतिक अवस्था पर। ठीक है, अब देखो आप जो भी रिएक्टेंट्स ले रहे हो उसकी भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है। भौतिक अवस्था के आते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज जो है वो क्लिक करती है। क्या क्लिक करती है? हमारे माइंड में आता है क्या? ठोस, द्रव और गैस, है ना। किसी भी पदार्थ की या हम अभिकारक की किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक अवस्था की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं भौतिक अवस्था की। ठीक है, भौतिक अवस्था की। जब हम बात करते हैं भौतिक अवस्था की, तब उस भौतिक अवस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं हमारे पास? हमारे पास आती हैं 3 अवस्थाएं, है ना। जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ये हमारी है ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलो ठोस, द्रव और गैस में हमें पता है कि जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? बिल्कुल पास। ये हम ठोस अवस्था जो चैप्टर था हमारा उसमें पढ़ चुके हैं हम सब, है ना। देखिए इस तरह से सॉलिड स्टेट है, ये ठोस अवस्था है। ये जो कण है एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए आपस में, है ना। ठीक है, चलिए अब देखो द्रव अवस्था की जब बात करते हैं तो द्रव अवस्था में जो हमारे कण हैं वो किस तरह से होते हैं? थोड़ा थोड़ा स्थान यानी थोड़ा थोड़ा स्पेस इनके बीच में है ना। ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और जब हम गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो गैसीय अवस्था में जो हमारे कण होते हैं वो कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, है ना, इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो गैस अवस्था में अगर हमने अभिकारक कैसा लिया है? गैसीय अवस्था वाला। अभिकारक कैसा लिया? गैसीय अवस्था वाला। तब उस स्थिति में यहाँ पर ये जो कण है, इन कण की अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, किसकी बात करते हैं? गतिज ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी? बताइए। ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है, ये है ज्यादा होगी, है ना, अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो कण है वो बहुत खुले स्पेस में आराम से आजादी से घूम सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके मध्य में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपस में टकराएंगे, है ना। अब जब कण आपस में टकराएंगे तभी तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा या उत्पाद बनेगा। और हमें प्रोडक्ट ही बनाना है, उत्पाद ही तो बनाना है, तभी अभिक्रिया का वेग क्या होगा? प्रभावित होगा। भाई कम होगा या ज्यादा? ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? चलिए, यानी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर आपका अभिकारक जो आपने लिया है अभिक्रिया में वो अगर गैसीय अवस्था में है तब उस केस में उसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो कण ज्यादा जल्दी टकराएंगे आपस में और फटाफट से क्या बना लेंगे? उत्पाद बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया का वेग ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होगा, है ना। अगर आपका अभिकारक गैसीय अवस्था में है तब उस केस में वहां पर अभिक्रिया का वेग इन दोनों की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? यही कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। यानी कि गतिज ऊर्जा अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फटाफट रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट्स क्रियाकारक या अभिकारक आपस में जल्दी रिएक्ट करेंगे और फटाफट से प्रोडक्ट या उत्पाद बना देंगे। तो अभिक्रिया जितनी जल्दी होगी कि अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा ना, फटाफट रिएक्शन पॉसिबल हो गई है। तो ठोस और द्रव की तुलना में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हमारी गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा हुई? गैस की। ठीक है, इससे कम
ठोस की। ठीक है, क्लियर। तो ये बात हुई हमारे अभिकारक की भौतिक अवस्था की, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि अभिकारक की भौतिक अवस्था पर भी क्या निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया का वेग। वही तो पढ़ रहे हैं हम कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, यानी किस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए। तो नेक्स्ट अगला है हमारा अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे, यानी कि जो आपने अभिकारक लिया है, ठीक है, अभिकारक आपने अलग अलग तरह से लिया। कैसे अलग अलग तरह से, मान लीजिए एक आपने लिया अभिकारक किस तरह से, क्रिस्टल यानी कि एक क्यूबिक फॉर्म में। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं, ये जो हम ठीक है, मान लीजिए हमने जो है एक अभिकारक जो हमने लिया है वो इस तरह से क्यूबिक यानी क्रिस्टल फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में है। एक आपने यानी कि ये है पूरे ठोस, इस तरह से ठोस में है पूरे तरह से। ठीक है तो दूसरी भी ठोस अवस्था, लेकिन हमने क्या कर लिया, इसको, इस अभिकारक को इस तरह से एक किस अवस्था में ले लिया, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में, यानी हम कह सकते हैं चूर्ण फॉर्म में, चूर्ण या फिर पाउडर फॉर्म में, पाउडर। ठीक है, यानी कि हमने जो अभिकारक लिया ये इस तरह से एक यहाँ से एक क्यूबिक फॉर्म में ले लिया, या फिर हमने एक चूर्ण के रूप में ले लिया, चूर्ण के फॉर्म में यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मिश्री है ना, मिश्री, मिश्री देखी होगी ना सबने, नहीं तो आप अगर सॉल्ट देखते हैं, नमक, नमक भी आपने देखा होगा इस फॉर्म में, बहुत बड़े बड़े फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से। या फिर एक आप देखते हैं शक्कर, उसको आपने बिल्कुल अच्छा बारीक पीस दिया। ठीक है, शक्कर, यहाँ पे है शक्कर, और ये शक्कर कैसी हुई है, पिसी हुई है, पिसी हुई है ना, एकदम पीस दिया बारीक, पिसी हुई। ठीक है, पिसी हुई है। अब आपने क्या किया, जब हम इसको डालेंगे पानी में, आपने खुद ने देखा होगा कि एक तो मिश्री जो आती है ना, भगवान के अपन भोग भी लगाते हैं, मिश्री का प्रसाद होता है, तो उसको अपन मिश्री को अगर पानी में डालोगे तो उसको घुलने में थोड़ा समय लगता है। जब आप शक्कर एकदम पाउडर फॉर्म में डालोगे तो फटाफट से पानी में घुल जाती है ना। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दैट मीन्स कि जब आपने इसको पानी में, इस तरह से फॉर्म को जब आप पानी में डालते हो तो इसके चारों तरफ इस तरह से पानी है, लेकिन अंदर इसको आने में समय लगता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पाउडर फॉर्म की, इस तरह से हम, या ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से ये जो पाउडर फॉर्म है इसके पार्टिकल्स है, तो इसके चारों तरफ एरिया है कि आराम से इसके अंदर जो है वो पानी आ सकता है ना। यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ स्पेस है, इसके चारों तरफ स्पेस है, ये आराम से कहते हैं कि आ जाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस पाउडर फॉर्म में, इस चूर्ण की अवस्था में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्या है यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ना। दैट मीन्स कि एक्टिव साइट्स ज्यादा है इसके पास में, पूरा स्पेस खुला हुआ है इसके पास, कोई भी कहीं से भी एंटर कर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से, मतलब यहाँ पर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह की अवस्था की, कि ठोस की अवस्था इस फॉर्म में है, तब उस केस में इसके अंदर आने में टाइम लग रहा है पानी को, इसके चारों तरफ ही है। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है अभिक्रिया करने के लिए, जबकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, चारों तरफ से अभिक्रिया हो सकती है, मतलब सब तरफ से रिएक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों की, इस अवस्था में जब हम बात करते हैं तब क्या होगा, इस अवस्था के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक। इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा या अधिक होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो आपने एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे लोगों को स्टमक कैंसर होता है ना, या ऐसी कोई बीमारी होती है कि खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो
डॉक्टर कहता है कि भाई उनको आप थोड़ा जो है वो खाने को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में या बिल्कुल पतला करके इस तरह से दो। क्यों? रीजन, क्योंकि इस तरह का जो फूड खाएंगे एकदम बिल्कुल पाउडर, बिल्कुल पिसा हुआ लिक्विड फॉर्म, तो मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर डाइजेशन इजीली हो रहा है ना। इजी डाइजेशन मतलब अभिक्रिया फास्ट होगी। वही हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो हम खाना खाते हैं, तो वह भी तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन सी तो चलती है हमारी बॉडी के अंदर। होता क्या है, जो हम फूड लेते हैं वो फूड पूरा जो जब पूरा डाइजेस्ट होकर के और एक्सक्रीशन तक का जो हमारा प्रोसेस होता है, वहां तक आने में बहुत सारी अभिक्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती है। यानी वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, पचता है, ठीक है। लेकिन आप एक सॉलिड फॉर्म में खाते हो, चपाती रोटी जो भी खाते हो अच्छे से खा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि आपको डाइजेस्ट करने में टाइम भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ है, आप पूरी तरह से ठीक हो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको स्टमक में प्रॉब्लम है या अंदर कोई ऐसी दिक्कत है कि खाना वो नहीं खा सकता इस तरह का, तो उसको कैसा लिक्विड फॉर्म में दिया जा रहा है ना, यानी कि उसको बिल्कुल पाउडर करके दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है पाउडर करके? क्योंकि उसका रीजन ये है कि वहां पर उस पाउडर्ड फॉर्म जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, दैट मीन्स खाना इजीली फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा, फटाफट सारा प्रोसेस हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति को मतलब खाना इजीली मिल गया, जहां वो नहीं खा पा रहा था, हार्ड फॉर्म थी, बहुत दिक्कत थी, उसको पाउडर फॉर्म में मिला, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा। तो अभिक्रिया कैसी हुई? अभिक्रिया फास्ट हुई, है ना, यानी तेजी से हुई, ठीक है। और सुगमता भी यानी इजीली भी हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं अभिकारक जो हम लेते हैं, जो रिएक्टेंट हम लेते हैं, अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि मैंने कहा कि पाउडर फॉर्म फटाफट पानी में घुल गई और इसे जो घुलने में समय लगा, क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, इसकी एक्टिव साइट्स बढ़ गई, ये चारों तरफ से अलाउ करता है कि फटाफट इसके साथ में रिएक्ट करे। जबकि यहाँ पे जो है ये इसको एक क्रिस्टल में हमें कण जो हो ना बच्चों, ये कण कैसे बंधे हुए हैं, कण कैसे में बंधे हुए, जबकि यहाँ पे फ्री है ना, उसका फर्क है भाई। एक तो बंधा हुआ है और एक पूरी तरह से फ्री है। तो फ्री है तो वो कहीं भी आराम से कुछ भी कर सकता है, और जो बंधा हुआ उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब हम बात करते हैं किसकी, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो अभिक्रिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है बच्चों। आगे समझ में? चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा उत्पाद के स्थायित्व पर। अभी तक तो हम अभिकारक की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे उत्पाद की, यानी कि प्रोडक्ट की। उत्पाद की क्या बात करेंगे? देखो, उत्पाद या प्रोडक्ट, हमें पता है कि कोई भी अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है भैया? उत्पाद बनता है। बन गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यह जो उत्पाद है हमारा, ये उत्पाद हमारा बन रहा है कैसा? स्थायी बन गया। कैसा बन गया? स्थायी। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन में हमने यूं कहा कि A प्लस बी जब अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद बन रहा है, तो ये उत्पाद बना है अस्थायी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा अभिकारक कैसा है? वो स्थायी है। वो कैसा है? स्थायी। यानी दो सिचुएशन हमारे पास में आ गई है, आई है कि नहीं आई है? यानी कि हमारे पास में दो कंडीशन, दो सिचुएशंस यहाँ आ गई हैं। पहली, जब हमारा उत्पाद स्थायी है, दूसरी जब हमारा अभिकारक स्थायी है। तो क्या होगा? देखो, अभिकारक अगर स्थायी है, तो वो कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा? कि प्रोडक्ट कम बने, उत्पाद कम बने। भाई जब वो स्थायी है तो कम बनाएगा उत्पाद को, और अगर उत्पाद स्थायी है तो अभिकारक कोशिश करेंगे फटाफट से प्रोडक्ट बने या उत्पाद बने। क्या समझ में आया इससे? देखो बच्चों, फिर से एक बार इसको समझिए कि यानी कि जब दो क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, क्रिया करने के बाद में क्या बना रहे हैं? वो उत्पाद बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अगर उत्पाद या प्रोडक्ट कैसा है? स्टेबल है, स्थायी है। देखो, अगर कोई चीज स्टेबल है, स्थायी है, तो वो अपने आप में स्थायित्व ही रखना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मैं स्टेबल ही रहूं,
चाहते हो कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हम नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में टॉपर है, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है ना, तो आप क्लास में सीआर बन जाते हैं या मॉनिटर बन जाते हैं, तो आप कोशिश क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं कि अरे मैं तो मॉनिटर बना रहा हूँ, मैं सीआर बना रहा हूँ, तो कब पॉसिबल होगा? दैट मीन्स आप अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपको अपनी कोई पोजीशन से हटाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, कोई अभिकारक से जब उत्पाद बन रहा है ना, तो अभिकारक कोशिश करेगा अरे ये उत्पाद अगर स्थायी है तो उत्पाद बने जाए, मतलब स्थायी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा अभिकारक जल्दी क्रिया कर रहे हैं। अभिकारक जल्दी क्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद भी हमें फटाफट मिल रहा है क्योंकि उत्पाद हमारा स्थायी है। इसका मतलब यहाँ इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए क्या होगा? अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि इस केस के लिए अगर हमारे पास स्थायी उत्पाद बन रहा है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उत्पाद कैसा बन रहा है? स्थायी। अगर आपका प्रोडक्ट स्थायी है, उत्पाद स्थायी है, तो ये कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी अभिक्रिया हो और उसका वेग बढ़ेगा क्योंकि उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर क्रियाकारक या अभिकारक खुद अपने आप में स्थायी है तो वो कोशिश करेगा कि उत्पाद कम बने, है ना, तब उस केस में अभिक्रिया का वेग कम होगा, ठीक है। तब इस केस में अभिक्रिया का वेग घटेगा, यानी कि कम होगा, ठीक है। चलो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बनता है CH3COOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो CH3COO माइनस, ठीक है, और क्या बनाया? H प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा कैसे, HCOOH क्या बनेगा? HCOO माइनस एंड देन H प्लस, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे जो CH3 है, इस CH3 का क्या है? इस CH3 का प्लस I इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट ये होता है कि यह अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बंद के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा। यानी कि CH3 और CO के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, इसमें जो CH3 है यह अपने इलेक्ट्रॉन्स को किधर शिफ्ट करेगा? COO के पास, ठीक है। अब ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी तो नेगेटिव चार्ज है, अब और इस पर बाहर आ गया, यानी और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पर बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा? अस्थायी। कैसा हो जाएगा? अस्थायी, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें HCOH की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज या ऐसा फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में ये क्या है? स्थायी है। क्या है? स्थायी है, ठीक है, क्लियर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल है, स्थायी है, तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, है ना। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं इसमें, ये अस्थायी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग घटेगा, यानी कि कम होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा, उत्पाद स्थायी होगा, उस केस में अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दोनों केस में देख लीजिए, उत्पाद स्थायी है, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, ये स्थायी है, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, रिएक्शन फटाफट होगी, है ना।
लेकिन अगर आपका उत्पाद स्थायी नहीं है, अस्थायी है, यानी कि आपका अभिकारक ज्यादा स्थायी है, तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। भाई जब ये अपने आप में स्टेबल है तो क्यों कोशिश करेगा कि ये उत्पाद बनेंगे, अपने स्थायित्व को बनाने की कोशिश करेगा। तब इसीलिए वहां पर अभिक्रिया का वेग कम रहने की अभिक्रिया धीरे धीरे आराम आराम से होगी। ठीक है, तो ये हमारी बात थी किसके बारे में, उत्पाद के स्थायित्व के बारे में, यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, चलिए